गठियावाद मतलब अर्थराइटिक्स। क्या होता है अर्थराइटिक्स? आज के दौर में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस समस्या से ग्रसित चल रहे हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि अर्थराइटिक्स होता क्या है, मतलब गठियावाद जो हम बोलते हैं, गठियावाद होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं और इसको कैसे पहचाने कि गठियावादी है। आमतौर पर गांव में देखा गया है या फिर शहरों में भी देखा गया है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप किसी अन्य लोगों से मिलते जुलते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपको वाद हो गया है, आपको गठियावाद हो गया है। तो बहुत से लोगों में भ्रामक जानकारी रहती है कि यार ये गठियावाद होता क्या है, क्या ये लाइलाज बीमारी है, क्या इससे निजात पाना मुश्किल है। तो आज का इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि गठियावाद होता क्या है, गठियावाद के लिए हम क्या क्या सावधानियां रखें, क्या दवाइयां हो सकती हैं, क्या परहेज लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इन संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो आखिर गठियावाद यानी अर्थराइटिक्स होता क्या है? अर्थराइटिक्स मतलब हमारे शरीर के हर एक जोड़ जोड़ में दर्द होना, यहां तक कि अकड़न जकड़न रहना, शरीर में एक अलग सा खिंचाव बना रहना, जिसे हम बोलते हैं गठियावाद, और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अर्थराइटिक्स बोलते हैं। तो एक तरीके से अर्थराइटिक्स जो होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होना मतलब ऑटो इम्यून डिसीज, एक तरह का रोग होना जिसके अंतर्गत हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं खुद की एंटीबॉडीज को ही मारने लगती हैं। मतलब आपके सपोज कोई दोस्त है लेकिन आपसे वो दुश्मनी कर ले, आपके घर में रहता हुए आपका कोई रिश्तेदार है वही आपसे दुश्मनी कर ले, तो वो आपके घर के अंदर बवाल खड़ा करेगा। सेम यही होती है ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब खुद के लोगों से ही जाने अनजाने में लड़ाई झगड़ा करके, फसाद करके उनको क्षति पहुंचाना, जिसकी वजह से क्या होना, अपना घर परिवार, अपना कुटुंब कमजोर हो जाना। सेम यही होता है ऑटो इम्यून डिसीज में, मतलब खुद के लोगों को ही इस तरह मारना, खुद की एंटीबॉडीज को ऐसे मारना जिसकी वजह से शरीर के अंदर नुकसान पहुंच जाता है। अर्थराइटिस की सबसे बड़ी विशेषता होती है ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का होना, जिसकी वजह से हमें अर्थराइटिस डेवलप होता है। और सामान्यतः देखा गया है कि जो अर्थराइटिस, जो गठियावाद होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। अल्टीमेटली ऐसी महिलाओं में मॉर्निंग स्टिफनेस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। मतलब जब वो रात में सोती हैं तो उन्हें ठीक लगता है, लेकिन जब वो सुबह उठती हैं तो उन्हें लगता है कि शरीर में और ज्यादा अकड़न जकड़न है, बहुत ज्यादा थकावट है, बहुत ज्यादा खिंचावट है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाता है वैसा वैसा उनके शरीर में थोड़ा ठीक लगते जाता है, अकड़न जकड़न कम होते जाती है। तो ये कहलाती है मॉर्निंग स्टिफनेस होना। एक बहुत बड़ी विशेषता होती है अर्थराइटिस की। अगर आप आराम कर रहे हैं तो अर्थराइटिस मतलब गठियावाद, गठिया रोग बढ़ते जाता है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो वही रोग कम होते जाता है। ये रोग आपके सामान्यतः खानदानी भी हो सकता है, मतलब जेनेटिकल भी हो सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी रोग चलता है। इसके साथों साथ अगर आपका खान पान का तरीका गलत है, आपकी गलत गतिविधियां हैं, आपका रहन सहन अगर गलत है, तब भी आपको ये रोग हो सकता है। और स्टार्टिंग में जो आपको इसके रोग की पहचान, आपके छोटे छोटे जोड़ों से दर्द होना, अकड़न जख्म होना, आपकी गर्दन की नसें चढ़ना, यहाँ पे खिंचावट लगना, कंधों में दर्द होना, साथ में इसकी शुरुआत आपके पैर के अंगूठों में सूजन के साथ चालू हो सकती है। हर एक जोड़ों में आपको दर्द के साथ में एहसास हो सकता है, साथ में हल्की सी सूजन, हल्की सी लालिमा, अकड़न जकड़न से बहुत ज्यादा लगना। इसकी शुरुआत के साथ आपको इस रोग के लक्षण पहचान हो सकते हैं। और इस रोग के लक्षण के अंतर्गत अगर आगे की बात करें, अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी जगह गांठें बन सकती हैं। गांठें बनने के साथ साथ हाथ पर जो होते हैं टेढ़े हो सकते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाने पर जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की कंडीशन कई बार बन जाती है। तो अब बात करें ये रोग होता क्यों है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ कि ये ऑटो इम्यून डिसीज होती है, तो इसका अर्थ समझ में आता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं खुद को ही क्षति पहुंचाने लगती है, जिसके कारण से हमें बीमारी पैदा होती है। इसके जो स्पेशली मेडिसिन होती हैं DMARD, जिसे DMARD बोलते हैं, इस कैटेगरी की दवाइयां चलती हैं। ये DMARD होता क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में कि होती क्या है DMARD। तो DMARD की दवाइयां जो होती हैं ये भी अल्टीमेटली लास्ट में काम करना बंद कर देती हैं, और जब ये आखिर में जब काम करना बंद कर देती हैं तो उस कंडीशन में हमें दवाइयों को और अपग्रेड करना पड़ता है। उस कंडीशन में हमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाइयां चालू करना पड़ता है, जो हाई क्वालिटी की दवाइयां होती हैं। DMARD जहां काम करना बंद कर देती हैं। तो अब बात करें कि भैया इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं आपको बताया था इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें ट्रीटमेंट के लिए DMARD की दवाइयां चालू करती हैं। मतलब DMARD क्या होता है, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो स्पेशली अर्थराइटिस के केसेस के लिए साथ में हमें देना पड़ता है। ये साथ में दवाई चलती है, साथ में हमें NSAID ड्रग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, साथ में हमें स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, मेथिल प्रेडनिसोलोन,
ओमना कार्टिल, इस टाइप की दवाइयां हमें ऐड करना पड़ता है ताकि पेशेंट को और भी जल्दी आराम मिल सके। साथ में अगर आयुर्वेदिक पद्धति में चाहें तो कुछ कंडीशन में बहुत से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, वादों के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, उससे भी हम लगभग जनरली यूज कर सकते हैं। और एक चीज और दोस्तों, डीमाइडिक दवाइयां हमारे शरीर के अंदर जब एंटीबॉडीज अपनी खुद की एंटीबॉडीज को मारने लगती हैं तो उसको सही करने के लिए इन दवाइयों को हमको देना पड़ता है। उस कंडीशन में बट क्या होता है, आप लोग ना समझी के चक्कर में आप ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिसका इससे कुछ नॉलेज नहीं होता है, और जब उसे नॉलेज नहीं होता है तो वो आप पर दुनिया भर के प्रयोग करता है, और परिणाम क्या होता है कि इस टाइप की दवाइयों को देने के बाद उसकी खुद की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई तो रहती हैं, लेकिन एंटीबॉडीज ऑलरेडी इतनी कम हो जाती हैं जिसकी वजह से शरीर को उल्टी क्षति पहुंच जाती है, और उल्टी क्षति पहुंचने के कारण शरीर में और ज्यादा नुकसान होने लगता है। इसलिए जब भी आप इस चीज का ट्रीटमेंट करवाएं तो सबसे पहले एक अनुभवशील डॉक्टर से इलाज करवाएं, और स्पेशली इस सेगमेंट में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, स्पेशलिस्ट डिवाइस या फिर अच्छा कोई डॉक्टर जो हो इस कैटेगरी का, आप उससे संपर्क कीजिए, उससे इलाज करवाइए। और आप मेरे क्षेत्र में अगर कहीं रहते हैं, आप मुझे जानते हैं व्यक्तिगत, तो आप मेरी क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं। स्पेशलिटी तौर पे मैं इसका विशेष तौर पे इसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे हमें इस बात को गाढ़ बांधना पड़ेगा कि इस टाइप की दवाइयां हमें लंबी खाना पड़ता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बोलता है डॉक्टर साहब हमें कितने दिन तक दवाई खाना पड़ेगा, तो हम स्पष्ट बताते हैं कि आपको दवाइयां कुछ लंबे समय तक खाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको तरह से खत्म करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जितना अच्छा प्रयास हो सकता है उतना अच्छा प्रयास करने की हम लगातार कोशिश करते हैं। कई बार पेशेंटों के मन में ये ख्याल आता है कि यार 15 दिन 20 दिन हमने खा लिए, उसके बाद हमें आराम मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें समझाते हैं कि नहीं, आपको इतनी जल्दी आराम नहीं मिलने वाला है, आराम मिलेगा, लेकिन जैसे कि आप बीपी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां लगातार आप खाते हैं, वैसे ही आपको लगातार आपको खाना पड़ सकता है, और जिस टाइम पे आप दवाइयां खाना बंद करेंगे हो सकता है कि आपको इसका उल्टा इफेक्ट पड़े, मतलब आपका रोग और हो सकता है कि दोबारा से बढ़ने लगे। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप हमारी सलाह के अनुसार ही आप दवाइयां लीजिए, अपने प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि पेशेंट खुद ये प्रयोग करता है कि 15 दिन की दवाइयां खाता है, 1 महीने की दवाइयां खाता है, फिर बोलता है अब मैं दवाई को बंद करके देखता हूँ डॉक्टर साहब का इलाज में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उनका ये प्रैक्टिकल कई बार बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको विश्वास करके, संपूर्ण विश्वास करके उसकी दवाइयां लेना है, और जब तक वो बोलता है जब तक आपको दवाइयां लेना है। और ट्रीटमेंट के तौर पे हम और बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आप मोटे हैं तो मोटे के तौर पे आपको पतला होना पड़ेगा। एक मोटापा बहुत बड़ी जड़ होती है गठियावाद आर्थराइटिस के लिए, मोटापा कम करना पड़ेगा। हम पेशेंट को स्टार्टिंग में 7 डेज के लिए फास्टिंग रहने बोलते हैं, मतलब उपवास में रहने बोलते हैं, सिर्फ फल फ्रूट्स लगाने बोलते हैं। इसके बाद पेशेंट को आप कुछ हल्की सी डाइट लेने बोलते हैं 7 दिन के बाद, मतलब बिना दूध के पदार्थ लेने के, और बिल्कुल हल्का खाना लेने बोलते हैं आने वाले 15 दिनों के लिए। और साथ में उसके बाद पेशेंट को हम बस फाइबर युक्त भोजन ये लेने के लिए हम सजेस्ट करते हैं, ताकि शरीर के अंदर एक कंप्लीटली बैलेंस बन सके, और जो ऑटो इम्यून डिसीज के जो जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे हम निजात पा सके, शरीर का पूरा टॉक्सिक्स बाहर आ सके। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन होता है कर पाना, लेकिन पेशेंट को ठीक होने के लिए करना जरूरी भी होता है। अब बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट कौन कौन से हम करा सकते हैं? एक आरए फैक्टर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, साथ में सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये साथ ही कई बार बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, सीबीसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग ये टेस्ट होते हैं, इसके आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को किस एस्ट्रॉइड से या फिर किस आर्थराइटिस से सफर कर रहा है, गठियावाद किस लेवल तक पहुंच चुका है, यह हम उसके माध्यम से पता कर लें। परहेजों की आप डॉक्टर के पास जाते हैं, परहेज पूछते हैं, लेकिन कई बार कुछ डॉक्टर होते हैं एक लंबी लिस्ट आपको थमा देते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। जो स्पेशली बता रहा हूँ शॉर्ट में, आपको उन परहेजों का ही पालन करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या अपनी डाइट में ज्यादा रखना है, आपको अखरोट, बादाम, पिस्ता, हरी भाजी सब्जियां, अलसी, सोयाबीन, फल फ्रूट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी जो हमारे पदार्थ पाए जाते हैं वो ज्यादा लेना है, एंटीऑक्सीडेंट आपको ज्यादा लेना है, फाइबर्स युक्त आपको भोजन ज्यादा से ज्यादा चीज लेना है। अब परहेज जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो आपको खट्टी चीज बिल्कुल नहीं खाना है, ज्यादा तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, नॉनवेज आपको बिल्कुल खाने की कोशिश नहीं करना है, जितना कम खाए उतनी अच्छी बात है। आप अगर चिकन लेते हैं, आप अगर फिश लेते हैं तो आपको रोस्टेड लेना पड़ेगा, तेल वाली बिल्कुल मत लीजिए। साथ में बिल्कुल आपको जो बाहर का मार्केट का जो पैक्ड फूड आता है बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, कुरकुरे हो गए, बिल्कुल नहीं लेना है, चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रिज में रखने वाले पदार्थ बिल्कुल लेना है, दूध के बने हुए जो पदार्थ होते हैं, पनीर वगैरह, दही वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, और जितना ज्यादा हो सके आपको तो अच्छा संतुलित भोजन खाना है। और साथ में कुछ और चीजों को फॉलो करना है अपने को। पानी कभी खड़े खड़े नहीं पीना है, पानी में से बैठे हुए पीना है। दूध को हमेशा खड़े खड़े पीना है, बैठे बैठे नहीं पीना है। कैल्शियम युक्त आहार लेने की कोशिश करना है। ये सब चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आपको आर्थराइटिस में भी बहुत आराम मिलेगा, दवाइयों के साथ अगर लेते हैं तो। और साथ में आप मेरी क्लिनिक में भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इसकी और जानकारी चाहिए तो आइए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, कुछ सवालों तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन